पहले पूरा सब रटना पड़ता था। बात समझ रहे हो? तो अब तो रटना नहीं पड़ता। पूरा उसके कितने ब्रांचेज होती, क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, सबका नाम रटना पड़ता था पहली बात। ठीक। तो उसमें जो है आल्फैक्ट्री से शुरू होती, आल्फैक्ट्री, फिर इसके बाद कौन सा होती थी, ऑप्टिक, फिर आक्लोमोटर, फिर ये ट्रॉक्लियर, ठीक, फिर ट्राइजेमाइनल, फिर आब्डोसेंस, फिर इस तरीके से 12 पेयर होती हैं। तो वो अब एकदम से खत्म हो गया, आपको पढ़ना ही नहीं। उसमें भी होता था कौन मोटर होती, कौन सेंसरी। ट्राइजेमाइनल में 3 होती हैं, जैसे ऊपर हो जाएगी, फिर ये आप्थेल्मिक, फिर ये आल्फैक्ट्री, फिर ये जो है नीचे 3 3 ब्रांचेज होती हैं। मैंडिबुलर, ठीक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और आप्थेल्मिक, उसकी भी 3 ब्रांचेज होती। तो कुल मिलाकर के वो पूरा रटना पड़ता था कि कौन सी क्या है क्या है। मतलब ये मान के चलो कि अगर इतनी बायोलॉजी नहीं रट पा रहे हो तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो 4 किताब पढ़ रहे हो ना, 4 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 2 किताब जो पढ़ रहे हो, ये समझ लो कि आप कभी रमेश गुप्ता उठा के देखना। रमेश गुप्ता और समय चलती थी, एक किताब चलती थी रमेश गुप्ता, दूसरी कौन थी? हाँ, एमपी कौशिक, किसी ने बताया? एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता। तो आप एक किताब कभी उठा के देखना। मुझे लगता है जो चारों किताबें आप लोगों को होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, उतनी मोटी होगी वो। उसमें जैसे आपको पता चला ऐसे हड्डी वड्डी पढ़ा गई थोड़ी सी, उसमें पूरी हड्डी, पूरी वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ स्पाइन होता है, कहाँ क्या होता है, कौन से प्रोसेस निकलते हैं, किस हड्डी से क्या निकल रहा है, कैसे क्या जुड़ा होता है, डिस्क कहाँ होता है, कैसे क्या है किसमें। और दांत पढ़ाते ना, जैसे अब तो आदमी के दांत के बारे में 5 पॉइंट पढ़ रहे हो, उसमें पूरा दांत, दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दांत में कहाँ पे डेंटिन है, कहाँ पल्प है, कहाँ रूट है, कहाँ पे क्या है, हाथी के दांत क्या है, घोड़े के दांत क्या है, चूहे के दांत क्या है, ठीक। फिर सबका डेंटल फार्मूला, मतलब कुल मिला करके उस समय जो है बहुत ज्यादा सिलेबस था। समझ रहे हो? एकदम आधी डॉक्टरी तो समझ लो कि पूरा वो पढ़ाई डालते थे। और पूरा एकदम फैमिली में तिलचट्टा केचुआ घोघा पढ़ रहे हैं तो पता चला जो है केचुआ पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी कहानी, ठीक। तो ये पढ़ना पड़ता था। मुझे लगता है ये लाइन टू लाइन आप लोग एकदम से पढ़ सकते हो, मेहनत करने की जरूरत है। सीटें भी कम थी तब। अब सोचो पूरे उत्तर प्रदेश में 629 सीट थी जब हम लोग सेलेक्ट हुए। तो प्राइवेट तो खैर थे ही नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सब किया जा सकता है। ये सब बहुत ज्यादा नहीं, ये मत समझो कि बहुत ज्यादा पहले में जो है हाथ पैर फुला के बैठे हो। क्या होगा इतना से, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पढ़ो इसको, एक एक अच्छा रट डालो। ठीक है। पहले के जमाने में जवार में कोई एक लड़का मिल जाए कि भैया ये तो सेलेक्ट हो गया, बड़ी बात होती थी। अब इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप कर सकते हो। और एक चीज जान लो, यही एक धंधा है जो सबसे सुरक्षित है। तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने कोई टेंशन नहीं होगी। अभी तो 10 20 साल बाद में नहीं जानता, क्योंकि कंपटीशन सब में आ रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी तो इतना जान लो, क्योंकि अभी तो डॉक्टरों की इतना कमी है कि हर एक गांव में 2 4 ठो झोला छाप घूम रहे हैं। हर एक बाजार में चले जाओ, 4 ठो झोला छाप होंगे। तो कुछ नहीं, डिग्री उग्री है, बाद में डिग्री लेते हो ना। जैसे डॉक्टरी करते हैं किसी के यहाँ जा करके, फिर समझ जाते हैं ये दवाई देना ऐसे वैसे, दे के गोली 30 रुपया पुड़िया देते देते, फिर बाद में डिग्री ले लेते हैं, सोचते हैं सीएमओ साहब पकड़ना ले आके। ठीक। तो ये है। तो इसलिए ये मत समझो कि कोई इतना बड़ा काम करने जा रहे हो कि एकदम से बस, इसको तो करने करना है। बात समझ रहे हो? इसके बाद इसके ओवरऑल बहुत ऐसी चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें कहीं कोई लिमिट भी नहीं है। ठीक। के बाद आपको पहली बात तो एक मेहनत की आदत पड़ जाती है। आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। इस दुनिया में ऐसा थोड़े किसी के पास 4 हाथ पैर है, केवल ये है कि हर आदमी के पास 24 घंटा है और काम कर रहा है। अब जैसे मैं, देखो मैं गया हूँ रात में 12 1 बजे गया हूँ, कल मेरी ओटी थी। ठीक। ऑपरेशन थे मेरे 10 10 ऑपरेशन किया मैंने। मैं 12 बजे गया, सोया हूँगा 12:30 बजे, 5 बजे जगा हूँ, 5:30 पे। फिर मैं आया योगा कराया हूँ यहाँ 6 बजे से। ठीक। यहाँ पे जो है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में। फिर जो है गया हूँ 7:30 बजे यहाँ से। फिर वहाँ जो भी नहाया धोया खाया पिया, मतलब कुल मिला के यहाँ गया हूँ। ठीक है।
और फिर अभी जाएंगे ओपीडी ओपीडी देखेंगे और सब करेंगे, फिर घूमेंगे टहलेंगे जो भी। ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आप सोचो, हम लोग 18 घंटा पढ़ते थे, एक जमाना था 18 घंटा, तो लिटरली मैं खुद पढ़ा हूँ, ऐसा थोड़ा है कि बातें बड़ी बड़ी। अब 18 घंटा सोच के पगला जाओगे, तो ये 8 घंटा पढ़ने में बहुत हो जाएगी, है ना। 8 घंटा। और हम जीते जागते उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इसलिए आप लोग समझो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। अब 50 तरीके की नौटंकी जब सोचोगे कि 18 घंटा भी पढ़ा जा सकता है, तो 12 तो पढ़ ही लोगे। देखो, कुल मिलाकर के मेरा अपना ये मानना है कि पहली बात तो आपको बायोलॉजी पूरी आनी चाहिए, है ना, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज्यादा, देखो कोई चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पहले तो ये जान लो कि इस देश में मेरा अपना ये मानना है कि फिजिक्स विजिक्स की कोई जरूरत ही नहीं डॉक्टर को। भाई, आप ये सोचो, अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स लगा रहे हैं क्या? एक पैसे कोई साइन थीटा कास थीटा। इस देश में लोगों को, और देश 80 साल हो गया आजाद हुए, और मैकाले शिक्षा पद्धति इसीलिए कहा जाता ना, जबरदस्ती का लोगों की एनर्जी चूस जा रही है। अगर मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया तो मैं दूसरे दिन बदल दूंगा इसको। ठीक। फिजिक्स विजिक्स खत्म कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो। समझ रहे हो? क्योंकि उसका एक पैसे कोई यूज है? बताओ। फिजिक्स का एक पैसे। भाई, आप ये सोचो, एक डॉक्टर के लिए ये फिजिक्स या मैथ का यूज कितना? खाली पैसा गिनना। भाई, डॉक्टर पैसे तो गिनता है, उससे ज्यादा फिजिक्स का क्या जरूरत है? और पैसा गिनना तो जो कुछ नहीं पढ़ा वो भी गिन लेता है। तो इसलिए ये आप लोगों के साथ शोषण हो रहा है, ये बात मुझे पता है। लेकिन मैं अभी उतना पावरफुल नहीं हूं, नहीं तो उसको खत्म कर देता। ठीक। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। पहले तो ये जानना है कि सबसे ज्यादा जो आउटपुट आने वाला है वो कहाँ से आएगा? बायोलॉजी से आएगा। तो बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। पहला तो नंबर ये है कि आदमी बायोलॉजी रट ले। जिसको फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, कोई बात नहीं। जिसको जैसे नंबर कम आ रहा, पहले बायोलॉजी रटो बैठ के। बायोलॉजी जब रट लोगे तो 360 तो आएगा ही। आएगा कि नहीं? 360 नहीं आएगा, 350 तो आएगा, या 340 आएगा। अच्छा, फिर केमिस्ट्री रटो। ठीक। केमिस्ट्री रट डालो। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का होता है पंचवर्षीय योजना, कुछ लोगों की 1 वर्षीय 2 वर्षीय। तो मतलब अपना समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना। 5 करोड़ का काम है, कोई जरूरी है 21 साल में कर दें? भाई, आराम से करेंगे। जिंदगी इतनी लंबी है, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक। सनई सनई पर्वते लंगा। ठीक। धीरे धीरे काम जो है, पर्वत जो है हम पार कर जाएंगे धीरे धीरे। अब मान लो दादा माइक पहले उसके दिया, अरे नहीं नहीं अब 21 साल में सिलेक्शन हो जाएगी। देखो, बच्चे दो तरीके के होते हैं, मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। हमसे कोई पूछता था तो हम कहते बहुत कठिन परीक्षा है भैया, इतना दिन हमारे बस के नहीं है, लगे हैं भगवान जाने। ठीक। अब देखो, बहुत लड़के ऐसे कहते हैं, अरे हमारा लड़का तो बहुत तेज है एकदम, बस अब की सिलेक्शन हो जाए, वो है कुल जगह ही टॉप करता है। कैसे ये कहते हैं माता पिता? आपने कहा होगा उनसे कि मैं तो बहुत बढ़िया एकदम, मुझे सब आ रहा है, मैं तो टीचर को भी पढ़ा दे रहा हूँ, मैं तो ये बता दे रहा हूँ, टीचर हमसे जा करके रोज क्लास ले रहा है, टॉपर तो हम ही बनेंगे। अब क्या होता है उसके, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, बात समझ रहे हो? आपने अपने लिए और माता पिता सबके लिए टेंशन पैदा कर लिया। कैसे टेंशन पैदा कर लिया? जिस दिन ये बात कह दोगे, क्योंकि आप कहते क्यों हो? अच्छा, ये क्यों कहते हो कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा? इसलिए कहते हो कि लोग सम्मान करें आपका, है ना, कि आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, बड़े ज्ञानी आदमी हो, सामने वाले को हल्के में मत लेना, अगली बार ये डॉक्टर बनने वाला है, एम्स में जाने वाला है। इसलिए अभी से चरणों में आ जाओ। लेकिन कोई चरणों में आता है क्या? उसे पता है बातें बड़ी बड़ी कर रहा होगा या कुछ भी हो, जब तक बन नहीं जाओगे तब तक मानेगा नहीं। ठीक। आप बनने वाले भी हो तो मत बताओ। ठीक। आप खुद चरणों में रहो तो ज्यादा सही है। एक बड़े आदमी ने कहा दो बात, कहा बी फूलिश, बी हंग्री। एक तो काम करने के लिए हंग्री रहो, मतलब काम करो, और दूसरा मूर्ख बनो। बहुत ज्ञानी और बड़े ही स्मार्ट और विद्वान बनने की जरूरत नहीं है।
तमाम ऐसी कहानियां सुनी होगी कि पता चला एक व्यक्ति आया, कोई उसको ईश्वर चंद विद्यासागर कोई व्यक्ति हुए बढ़िया, उनसे कोई मिलने गया। तो पता नहीं, जैसे भी मुझे बहुत कहानी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल उसका जो मोटा मोटा यही है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे वो जो आदमी आ रहा होगा तो मिलने, तो रेलवे स्टेशन पे उतरा, तो ईश्वरचंद विद्यासागर गए, तो उनको जो है नौकर वोकर समझ के उनको अपना अटैची उटैची दे दिया, खोपड़ी लाद के लाए वो। बाद में मिला तो पता चला अच्छा यही ईश्वरचंद विद्यासागर है। तो मेरे कहने का मतलब, इतना अगर सिंपल रह सकते हो तो आपकी ग्रोथ होगी। बात समझ रहे हो? और आप दुनिया में कभी दुखी भी नहीं होगे, आप एकदम प्रसन्न चित्त, दिखावा में तो कभी पड़ो नहीं। अंदर से दम होना चाहिए, देखने में बेवकूफ लगना चाहिए। अगर आपको सब कह रहे गधा है तो बढ़िया है, ठीक। बहुत ज्यादा ये स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस केवल अंदर से होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जाते थे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, कुछ हमारे बच्चे थे, ज्यादा गांव के ही लोग जाते थे, ज्यादातर डॉक्टरी वोक्टरी की तैयारी तो गाँव वाले करते हैं। शहर वाले तो एमबीए पता नहीं क्या क्या जानते हैं, वो सब कर वर के वही 10-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी करके घूमते टालते अपना। ये सब मेहनत का काम है, बड़ा काम है। तो बड़ा काम जो होते हैं वो ज्यादातर गांव के लोग ही करते हैं, मैंने देखा। तो ज्यादातर बच्चे गांव के जाते हैं, तो कुछ जाते हैं तो उनको ये रहता है कि हम शहरी बन जाएं, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए वो शहरी लड़कों से चाहते दोस्ती हो जाए मेरी, तो भाई शहरी लड़के जैसे पैदा हुए हैं कि अब वो कांटा से चम्मच से पता नहीं कैसे खा रहे हैं, और हम लोग तो खाना खाते कैसे, हाथ से, पिज्जा डोसा पता नहीं क्या क्या, ठीक। अब वो खा रहे तो पता चला जो आ गया भैया पिज्जा। तो मैंने फिलहाल एक बार देखा, किसी ने दिखाया, बड़ा नाम सुना, मुझे तो एकदम पसंद नहीं आया। तो मैंने तो एक आध समझ लो कि जो भी थोड़ा सा खा के बंद कर दिया। लेकिन जैसे डोसा वोसा आपने देखा होगा तो लोग चम्मच चम्मच से खाते हैं, ठीक, कांटा वाटा लेके। अब जैसे गांव का आदमी जाता है टेंशन में आ जाता है कि भैया ये कैसे जो है खाएंगे। बात समझ रहे हो? अब क्या होता है, कुछ सीखते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे जो शहर का व्यक्ति हो सकता है आप पे ध्यान न दे, ये जो है कांटा से खाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन गांव का बच्चा जरूर ध्यान देगा। तो कुछ आते नहीं, गधा आदमी देहाती गांव का, और वो यही सीख रहे हैं जाके कि कैसे कांटा से खाया जाएगा, कैसे चम्मच। तो हमको कुल देहाती समझते थे, हमने कभी प्रयास नहीं, हमें अच्छे नहीं लगता था सब धंधा, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं किसी तरीके से इंफीरियर हूँ। मुझे लगता था मुझसे बड़ा सुपीरियर कौन, मुझसे बड़ा शेर कौन। मुझे यही फील होता था कि तुम बेटा 8 घंटा काम करोगे, मैं 10 घंटा काम करूंगा। मैं तो 10 घंटा खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर मैं तो 10 कुंटल गन्ना छिलने वाला आदमी हूँ, मेरे सामने कौन टिकेगा। मैं एक दिन में 10 कुंटल गन्ना छिलता था। बात समझ रहे हो? जब मैं गाँव में था, मैं तो भैंस चलाने वाला आदमी हूँ, मैं भैंस पे घूमने वाला आदमी हूँ, मैं भैंस की पूंछ पकड़ के तैरने वाला आदमी हूँ। तो मुझसे बड़ा स्मार्ट कौन आदमी। तो मैं किसी कुछ फील नहीं करता था, कभी मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई, मैं एकदम बड़ा शेर। लेकिन ऊपर से मैं दिखता तो देहाती ही था, ठीक। अब क्या होता था कि ये लोग हमको बड़ा ही अंदर अंदर से हड़काने लगते थे। अरे अरे तुमको कुछ आता नहीं यार, तुम पता नहीं क्या ऐसे वैसे, तुमको बैठने नहीं आता तुमको। हमने कहा तुम फिजिक्स की बात करो हमसे। जब हमको ये लोग ज्यादा गरियाए तो हम इनको पकड़ लेते थे, कहते ये क्वेश्चन बताओ तुम, ठीक। अब ये लोग टेंशन में हैं, और कहते रहिए ऐसे वैसे। अब जैसे आप बड़े स्मार्ट हो, चश्मा वश्मा लगा टाई लगा घूम रहे हो, तो खोपड़ी कहीं से और ले आओगे। जब मेहनत हमने किया है, अगर हमको आता है और हमने पूछ लिया कि अच्छा चलो हार्मोन का डिफिनीशन बताओ, तो चम्मच पकड़ने से डिफिनीशन आ जाएगी क्या? अगर हमने फार्मूला रखा है कि हार्मोन तर इंटर नाना, ठीक, अभी उसको लिखवाएंगे। हार्मोन तर इंटर नाना का मतलब होता है, हार्मोन वो होता है जो कि बहुत ट्रेसेज में सिक्रीट होता है, नॉन न्यूट्रिएंट होता है, और इंटरसेलुलर उसका एक्शन होता है। अब हमने आपसे पूछ लिया, आप बड़ा चश्मा और टाई लगा के घूम रहे हो, और इसके बाद कांटा और किस्से और पेप्सी और पिज्जा और क्या क्या सीख के आए हो, हार्मोन का फार्मूला कहाँ से आ जाएगा तुमको? हमने पूछ लिया बताओ बताओ। तो अब क्या करोगे तुम? और आए काम वही करने हो। बात समझ रहे हो ना? काम करने क्या आए हो? यही करने आए हो ना कि भैया पढ़ोगे और पढ़ के जो है ज्ञानी हो जाओगे, डॉक्टर हो जाओगे। तो हम तो ऐसे पकड़ लेते थे, हम कहते थे ये सब हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, तो हम क्या करते थे, पढ़ाई में फंसाते थे। केवल एक क्वेश्चन पूछते थे, इनकी इतनी बेइज्जती करते थे, हम कहे तुम्हें ये होना या हुआ,
चले आए हो, 4 साल से पढ़ाते हो भाई, हार्मोन डिफिनीशन नहीं पता है, दादा माई भेज दिए, पैसा लेके घूम रहे हो यहाँ, जो है चम्मच सीख रहे हो। बात समझ रहे हो? जो असली काम है वो आपको समझना है, वो दमदार होना चाहिए। मुझे पढ़ने आता बस, और वो मेन जो होती ना दमदारी वो होती है। ठीक। तो इसलिए आपको ये आना चाहिए, आप अपनी कमजोरी जानते हो, आपको क्या समस्या है। जैसे आपने कहा भाई फिजिक्स कितना पढ़ते थे, फिजिक्स जनरली तो 2-3 घंटा पढ़ते थे। बात समझ रहे हो? जनरली क्या होता था, बायोलॉजी 3 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ते थे, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ते थे। अब क्या होता था कि बायोलॉजी जैसे बहुत तेजी से हो जाता था ना, बायोलॉजी में समय कम लगता है, आप लोगों को भी पता है। तो वो कुल मिला के बायोलॉजी को थोड़ा कम समय दे करके भी आप अगर रट लेते हो तो हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपको देना ही देना है, लेकिन मेन जो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, ओ सॉरी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बायोलॉजी है। और होता क्या है ना, एक चीज होता है कॉन्फिडेंस। आपको ये फील तो हो कि आप भी कर सकते हो। और कब ये फील होगा? जब नंबर आए। और नंबर कैसे आएगा? जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसका बेस बहुत अच्छा नहीं है, उसे बहुत आता नहीं है, उसने जाके एग्जाम दिया और 720 में उसका 200 आ गया, तो टेंशन में आ जाएगा कि नहीं? और 2 साल एग्जाम दिया और 200 आया तो? और पहले शुरू लगा हुआ किस पे? फिजिक्स पे। कि हाँ भैया पहले तो फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स जो है एकदम नहीं आती, उसको पहले क्लियर करेंगे, तो 200 नंबर आएगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि 600 में पहुंच पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आपने पहले बायोलॉजी तैयार की, आपको मान लीजिए नहीं आता, हो सकता है कुछ बच्चे हों जिनके नंबर कम आ रहे हों, पता चला 100 आ रहा, 150, इसका टेंशन नहीं लेना है। मैंने पहली बार एग्जाम दिया तो मेरे 83 नंबर थे, 200 नंबर का आता था तब। ठीक, 200 नंबर का होता था। पहले 5 साल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। पहले साल था 83, दूसरे साल 124, तीसरे साल 148, चौथे साल 170, पांचवें साल 175। ठीक। अच्छा देखो, आप कभी भी एक चीज ये बता दो कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, 5 करोड़ का काम है, एक दिन में नहीं होगा। जो लोग कर सकते हैं वो कर लें, जितना कर सकते हैं करें, मेहनत करें, 1 साल में कर लो अच्छा है, आपकी ये अपनी एबिलिटी है, 2 साल में कर लो, 3 साल में कर लो, 4 साल में कर लो, 5 साल में कर लो। ठीक। लेकिन इतना जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे कि पता चला 2 साल में गए और बीएमएस ले लिए, उनको लगा मैंने तो समय बचा लिया, मेरे पास तो समय बचाना है। बाद में 50 साल जीवन का कैसे जियोगे? बीएमएस, बीएमएस ही जियोगे ना। फिर फ्रस्ट्रेट रहोगे, फिर कभी कभी किसी एमबीबीएस को देखोगे, कोई बड़ा आदमी देख लोगे, तो कहोगे अच्छा मैं भी मेहनत किया होता तो मैं भी यही हो जाता। ठीक। मेरे कहने का मतलब, या तो आप हार मान लो, आप अपना आकलन कर लो, आप ये समझ लो कि भैया अब हमारा नया हो सकत हमार। देखो हर आदमी का ब्रेन बराबर नहीं होता, हर आदमी को टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है आप किसी चीज के लिए बने हो। दुनिया में समस्या इस बात की है, इस देश में आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही व्यक्ति सफल नहीं है। ये समझते हो ना? क्योंकि दुनिया में आपके अंदर और भी कुछ गुण हो सकते हैं जिसका कि नंबर नहीं मिलता इस देश में। जैसे जितने हैबिट मेडलिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग कोई बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं रहे, ठीक, एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन हमारे यहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट थे उनसे अच्छा काम किया हम लोगों ने, कर रहे हैं। ठीक। तो क्योंकि उसके साथ कुछ चीजें और भी हैं जिनका नंबर हमें नहीं मिला। अगर उसका मिला होता तो टॉपर होते कि नहीं? जैसे आपको किसका नंबर मिलता है? आपको राइटिंग का नंबर मिलता है, बढ़िया सुनहरे अक्षरों में, सुलेख स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा आदमी। दूसरा, बोलने का, अंग्रेजी में बोल रहा है तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, हिंदी में बोल रहा है कम मिलेगा, अंग्रेजी में कुछ इधर उधर कर दिया, मास्टर को नहीं समझ में आया तो कहेगा हाँ भाई बहुत ब्रिलियंट है। हिंदी वाला वही चीज़ और अच्छे से बताए तब भी उसको कम नंबर मिलेगा। ये मानसिकता है, गुलाम मानसिकता ना। लोग लगता है अंग्रेजी बोलोगे तो ज़्यादा महान हो जाओगे। दूसरा ये होता है कि जैसे आपके अंदर मानवता कितना है, आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। जैसे डॉक्टरी कर रहे हो भाई, लोगों के प्रति एक आदमी होता है कि मरीज के प्रति बहुत टेंशन में रहता है, वो सोचता है कहाँ तक। जैसे हमारा क्या है, हम अगर हमारा मरीज आज तक कभी कोई समस्या हुई किसी मरीज, तो हम मरीज को रिफर नहीं करते, हम मरीज के साथ भी जाते हैं। बात समझ रहे हो? अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रात में 12 बजे गाड़ी लेकर के चला जाऊंगा उसके साथ, उसको भर्ती कराऊंगा, उसे डॉक्टर बुलाऊंगा, उसके सब करेगा। अगर पैसा जरूरत पड़ जाए 1 आध लाख देने की, तो वो मैं अपने घर से दूंगा। बात समझ रहे हो? अरे मैंने किया तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मरीज आ गया हमारे पास, अगर मेरी जहां तक औकात चलेगी उतना तक मैं काम करूंगा।
ये बिजनेस नहीं है। तो ये लॉयल्टी होती है। जिस आदमी के साथ मैंने मान लो 1 लाख रुपया लगा दिया और वो बच गया मरीज, तो ये बताओ जिंदगी भर वो क्या सोचेगा? वो 10-20 मरीज भेजेगा, वैसे ही 1 लाख का भी वसूल हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने वो भाई देवे मैंने ऐसे कर दिया, नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर, मेरे क्या है भाई, मेरे पास डिग्री है, मुझसे कोई क्या कर लेगा, मेरे पास अधिकार है रेफर करने का, मैंने रेफर कर दिया। रेफर कर दिया और मरीज, जैसे देखो जब डॉक्टर जाता है, अगर मैं चला गया तो हर डॉक्टर क्योंकि वो जानता है तो वो ज्यादा केयर करेगा, और तुरंत आएगा, तुरंत उसको व्यवस्था मिल जाएगी। अगर मैं नहीं गया, मान लो मरीज साथ कुछ गड़बड़ हो गया, तो 10-20 मरीज रोक देगा, और लोग रोक देगा, गरियाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। ठीक। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये होता है कि जब आप करते हो तो हर आदमी आपको वो करता है। तो जैसे इसका कोई नंबर मिलता है कि भाई ये तो भाई मरीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़ा ही उनके साथ लगे रहते हैं, एक को नंबर मिलता है? नहीं मिलता है, इसलिए हम टॉपर नहीं हुए। अगर इसका नंबर मिलता तो हम लोग भी टॉपर में आ जाते। आप बात कैसे करते हो, आप लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हो, आपकी अंदर में ह्यूमैनिटी कितनी है, तमाम चीजें। तो मैं आप ओवरऑल कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि दुनिया में कोई, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप कुछ लायक नहीं हो। पहली बात तो ये जान लो, आप इतने लायक हो, आप अरबपति खरबपति तो पहले में सो। ये मैंने बताया ना सबको कि हर व्यक्ति जो यहाँ पैदा है, ये जो मशीन लेके आया आदमी वाली, ये कम से कम अरबों खरबों की है। तो कितनों कमा लोगे, इतना कमा लोगे क्या? तो इसलिए आपसे बड़ा कोई राजा है? अच्छा, किसी को लग रहा होगा मैं जो है मैं तो प्रधानमंत्री बन जाता तो मैं करता, मैं प्रधानमंत्री बना दूं, सबको बना दूं कहो तो भी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बना दूं। एक देखो ये जादू मेरा, देखो आज से अगर आपको ये ना फील हो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो फिर मुझे बताना। देखो होता क्या है कि एक देश है वेटिकन सिटी, नाम सुने हो? वेटिकन सिटी की जनसंख्या है 500। ठीक। 500 आदमी है उस देश में। अब मैं आपको एक ऐसा देश दे रहा हूं जिसमें एक आदमी हो, ऐसा हो सकता है? भाई 500 आदमी का देश हो सकता है, तो एक आदमी का देश हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो एक देश जिसमें केवल आप हैं, और उस देश के राष्ट्रपति कौन? आप हैं। प्रधानमंत्री आप हैं। तो आपके पास एक देश है कि नहीं, ये बताओ, है ना? तो आप राष्ट्रपति हैं कि नहीं, ये बताओ। आप प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, ये बताओ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति नहीं है? तो इसलिए हर व्यक्ति क्या है? राष्ट्रपति है। तो इसलिए मैं क्या हूं? मैं राष्ट्रपति हूं, अपने राष्ट्र का पति हूं, भाई अपने राष्ट्र का मालिक हूं। और मेरा ये राष्ट्र क्या है, उसमें एक आदमी है, वो कौन है? और मैं हूं। तो मैं कुछ कर सकता हूं। अब जैसे आपके मन में आता होगा मेरा देश कैसा हो, आप यही सोचते हो ना कि एक ऐसा देश जो कैसा हो, धनी हो, तो आप धनी बन जाओ, तो आपका देश धनी हो गया कि नहीं? आपको ऐसा लगता है मेरा देश क्या हो? डेवलप्ड हो, अंग्रेजी जानता हो, तो अंग्रेजी सीख लो। आपको लगता है हमारा देश ईमानदार हो, तो ईमानदारी करो। तो जितनी आपकी पहुंच उतना बड़ा आपका देश। बात समझ रहे हो? अब देखो, जैसे हर व्यक्ति, पहली बात तो ये फ्रस्ट्रेशन खत्म कर दे कि भाई मैं तो कुछ हूं नहीं। आप बहुत बड़ी चीज हो, आप इतनी बड़ी चीज हो, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आप अरबों खरबों का आदमी हो। दूसरा, आपके पास अपना देश है। तीसरा, आप उसके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। और चौथा, आप जैसा चाहते हो देश बना लो। अब आप जैसे मान लो चाहते हो कि नहीं मेरा देश थोड़ा और बड़ा हो, तो आप अपने परिवार को एक देश बना मान लो। ठीक। मेरे देश में कितने आदमी? जो भी 8-10। ठीक। अब आप अपने देश का डेवलपमेंट करो। बात समझ रहे हो? हमारा देश डेवलप है कि नहीं? भाई डेवलप है। तो क्योंकि हमारे आपने परिवार को शिक्षित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको ये लगता नहीं हम हमारा देश और बड़ा होना चाहिए, मेरी पावर ज्यादा है, मैं थोड़ा और हूं, तो आप पूरे गांव को और अपना देश मान सकते हो। ठीक। नहीं नहीं, प्रधान उधान तो दूसरे लोग बनाते हैं ना, वो दूसरे सिस्टम से आते हैं। वो हम खुद बनाते हैं, हम खुद ही जो है फील करते हैं। तो मतलब ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो गांव के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, अगर हम उस लायक बनते हैं।
तो पहली बात तो कोई ये रोना ना रोए कि मैं क्या करूं, कि आपके पास सब अधिकार है, आप जो है सबसे बड़ी चीज हो, आप पूरे देश के मालिक हो। दूसरा दूसरा एक होता है वर्ड कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये मेरे 3 सूत्र हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे जीवन का जो अंतिम 3 सूत्र है, बहुत रिसर्च के बाद मिला है, उसी पे मैं चलता हूँ। पहला मेरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे कोई भी धर्म हो, चाहे जो भी धर्म है, आज तक जितने बड़े बड़े धर्म चल रहे हैं, उन सब में ये माना जाता है कि सृष्टि जो रचना हुई है वो 2 लोगों से हुई। जैसे जो हिंदू धर्म वाले हैं वो मानते हैं मनु शत्रुपा, नाम सुने हो, कि पहले व्यक्ति मनु और जो पहली मतलब लेडी थी वो शत्रुपा। तो इन्हीं के सब बच्चे हैं। गड़बड़ बोल दिया? हाँ, श्रद्धा नहीं है तो बता रहा हूँ, उतना समझो, जाके देख लेना, मनु और शत्रुपा। ठीक, अरे देख लो महाराज, वो हमको क्लियर है, सुन लो पहले फिलहाल। चलो ठीक है, जो भी आपको करना समझ लेना। अब देखो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तो आप मन शत्रुपा खानदान के हैं कि नहीं? हैं? सब लोग हैं, इसका मतलब सब एक खानदान के हैं कि नहीं? तो पूरी पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो किसके हैं? एक ही खानदान के हैं। बात समझ रहे हो? इसीलिए ये हो गया कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पे जितने लोग हैं सब क्या हैं? एक ही परिवार के लोग हैं, पहला। दूसरा ये है ना कि जो है कि जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा दुजुच्यते, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनता है। ये गीता का श्लोक भी है, 2 जगह है। एक है चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये तीसरे अध्याय में है। और 18वें अध्याय है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्ता। ठीक, तो मतलब ये है कि आप जो भी पैदा हुए हो, कर्म के आधार पे आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा ये है कि हमारी जितनी पहुंच उतना बड़ा हमारा देश। ये 3 सूत्र हैं हमारे जीवन के। बात समझ रहे हो? पहला तो ये है कि मैं हर व्यक्ति को अपने ही खानदान का मानता हूँ। ठीक, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे जो भी हो। बात समझ रहे हो? हर व्यक्ति है तो एक ही खानदान का। तो इसलिए फिलहाल ये जो है, मतलब बहुत बड़ी चीज बता दी आप लोगों को। समझ रहे हो? ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा रिसर्च है। और इसको नाम तो आपने, काम तो बहुत सुना होगा, आपने बोलना सुना होगा ना, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन किसी ने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे, और आपको कोई फीलिंग आई? और अगर आपको मैंने फीलिंग दे दी, तो आपके पास अब किसी से कोई घृणा है? कोई घृणा है किसी से? हर आदमी जब अपना ही घर का है तो घृणा क्या करना है? कोई घृणा किसी से कोई घृणा है? जिसको जो करना वो कर लिया, जो कर रहा है। भाई जो गलत करेगा उसको तो कानून नियम है ही है, जो सही करेगा वो सही करेगा। सब लोग अपने ही घर के हैं। दूसरा, हमारी ज्यादा पहुंच नहीं है तो हमारा जितनी पहुंच है हम उसमें काम करेंगे। बात समझ रहे हो? अगर आप बड़े हो जाना, आप प्रधानमंत्री हो जाओगे तो आपका देश बहुत बड़ा 140 करोड़ वाला हो जाएगा। ठीक, आप मुख्यमंत्री हो जाओगे तो 25 करोड़ वाला देश हो जाएगा। आप प्रधान हो गए या जो भी आप लोग कह रहे हो तो गांव के आप हो जाएंगे। तो कुल मिला करके कुछ नहीं तो अपने तो राष्ट्रपति हम ही हैं, तो हम किसी से कम नहीं। ठीक, तो इसलिए आप लोग इस 3 कॉन्सेप्ट को लिख भी सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। और इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे लगता है कि आपको आगे जो है एकदम घृणा रहित हो जाएंगे आप। सबसे आपको मतलब किसी से द्वेष नहीं रहेगा। अगर हर माइंड में ये बात आ जाए तो किसी से कोई दोष नहीं, द्वेष नहीं है। जो अच्छा करेगा उसको हम भजेंगे, जो अच्छा बुरा करेगा उसको नहीं मानेंगे, यही सब रहता है। और काम हर आदमी करेगा। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा, मेरे अंदर तो पावर है नहीं तो हम काम करें। भाई क्यों नहीं पावर है? आप तो राष्ट्रपति हो, पावर क्यों नहीं है? आप तो प्रधानमंत्री, क्यों नहीं पावर है? बस काम नहीं करना आप। ठीक, आपका तो अरे मैं तो पावर में नहीं आया तो मैं तो कर जाता। तो कुल मिला के आपको करना जरूरी है। तो मैंने एक चीज बताई आपको, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक, अभी भी घर वालों से ये मत बोला करो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप ये कह दो भाई मेहनत कर रहे हैं, कठिन बहुत है, 24 लाख बैठे हैं, कैसे होगा भगवान ने जाने। ठीक, किस दिन से आपने कहा, आपके माता पिता क्या कहेंगे ये बताओ? हाँ, कहेंगे टेंशन ना लो, लगे रहो, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, लगे रहो, देखा जाए।
ठीक। मतलब आपके ऊपर एकदम उनका हो जाएगा कि बच्चा बहुत दुखी है, इसको सपोर्ट करो, इसको हेल्प दो, जो भी है। माता पिता आपके ऊपर ध्यान कि नहीं नहीं हम करते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं काम करत हमार, लेकिन अब ठीक बा मेहनत करते ही, अब देखत है भगवान ने जाने। ठीक। और नहीं नहीं हम ही बहुत बड़े टॉपर, हम ये करें वो करें, उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आप बताओ कम, करो ज्यादा। मेरा अपना ये मानना है, ये सिद्धांत है कि काम जितना करिए उससे कम बोलिए। इसके बाद आपको कभी टेंशन नहीं होगा और आप अच्छा कर जाओगे। नहीं कोई पकड़ लेगा, अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ, क्या नंबर पाए, फिर तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। तेरे 200 पायन, कहे तो 600 रहे थे। बहुत बच्चों को मैंने देखा है एडिट करके जो है वो दे देते रिजल्ट। यहीं पे हुआ, पता चला नंबर आया 300, दिखाए कुल 600। बस दो तीन नंबर कम करके कि बस सिलेक्शन से 3 नंबर रुक गए बस। मार्कशीट ला के यहाँ पे पेश कर दिए। इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि साल भर तो इसका 200 आया था, वहां कैसे 600 आएंगे। ठीक। तो इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने पूछ लिया कि इन्होंने क्लियर कट अब रूल नंबर दो, और रूल नंबर दिए ना। ऐसे थे लड़के, नाम नहीं बताएंगे। तो ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही होता है जब आप जो है गलत चीज करते हो, अगर पहले आपने बताया तो कोई टेंशन होगी ही नहीं, तो खत्म हो गया कि नहीं ये वाला। इसके बाद जो है हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।